नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उधम सिंह नगर की बात करेंगे। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने पंडित ढाबा मामले में कैला खेड़ा थाना इंचार्ज ओम प्रकाश को लाइन हाजिर किया है। साथ ही बेतिया दौलत चौकी इंचार्ज प्रकाश चंद और 2 सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। 28 जुलाई को कैला खेड़ा के पंडित ढाबा में पुलिस चरस बरामद करने का दावा करती है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मारपीट भी की थी। साथ ही घटना के सीसीटीवी फुटेज भी जबरन डिलीट करवाए थे। इस कार्रवाई के खिलाफ ढाबा मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए एसएसपी ने एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने सभी 5 पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। ये आरोप लगे हैं कि पुलिसकर्मियों ने झूठी कहानी रखी चरस होने की ढाबा मालिक के खिलाफ, और फिर इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज जो अवेलेबल था उसे डिलीट करवाया पुलिस वालों ने। लेकिन कुछ फुटेज जो है वो हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए, जिसके बाद हाईकोर्ट सख्त हुआ है। और फिर होता यह है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही 1 हफ्ते में जांच शुरू करने को भी कह दिया। हाईकोर्ट ने 5 पुलिस वालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 19 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने ढाबा मालिक को जबरन कार में बैठाया, बाद में चरस के साथ गिरफ्तारी दिखा दी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई की बात की। उधम सिंह नगर के खटीमा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरे उत्तराखंड में सिर्फ खटीमा में प्रशासन को शनिवार और इतवार का लॉकडाउन जारी करना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक 200 से ज्यादा केस खटीमा में कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसमें पिछले 3 दिन में 80 से ज्यादा केस आए हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की टीम शहर को सैनिटाइज करते हुए भी जरूर दिखाई दी। में कोरोना के मरीज जो हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। पूरे उत्तराखंड में आज सिर्फ खटीमा में लॉकडाउन किया गया है शनिवार इतवार के। ये जो पीछे बाजार दिख रही है, ये पूरी बाजार आज एहतियातन प्रशासन ने यहाँ पर बंद कर दी गई है। हमारे साथ में इस वक्त तहसीलदार खटीमा है। सर, क्या स्थिति है अभी और कितने केस यहाँ पर आ चुके हैं? यहाँ पे करीब जो है अभी 85 जो केसेस चल रहे हैं, जिनको देखते हुए जो है जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति के उसमें जो है आज लॉकडाउन किया गया आज और कल। और करीब जो है 20 कंटेनमेंट जोन जो है अभी बनाए जा रहे हैं। तो लगभग कितने जोन बन चुके हैं यहाँ पर अभी? लगभग 60 के करीब बन चुके हैं। मतलब 80 अब और टोटल लगभग बन जाएंगे। जी हाँ। तो किस तरीके से देख रहे हैं, एहतियातन क्या कर रहे हैं? क्योंकि लापरवाहियां भी हो रही हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे कर रहे हैं आप इसकी, किस तरह से सख्ती से निपट रहे हैं? सबको जो है पुलिस द्वारा जो है बैरिकेटिंग करके जो इनको रोका जा रहा है कि अभी आज जो है लॉकडाउन है और अपनी जो है दूरी बना के चलें, अगर अति आवश्यक काम हो तो, और मास्क लगा के। सुरक्षा के लिए तहत क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? सैनिटाइज वगैरह सुरक्षा के लिए जो शहर में जो है पूरे शहर में जो है सैनिटाइजर किया जा रहा है। 2 गाड़ियां हमारी नगर पालिका की लगी हुई हैं, जिसमें ईओ साहब और पूरा नगर पालिका का प्रशासन इसमें लगा हुआ है और उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के द्वारा। ये स्थिति है खटीमा की, जहां पर लॉकडाउन किया गया है और कोरोना जो पीड़ित हैं, मरीज हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में सिर्फ खटीमा में लॉकडाउन किया गया है। वक्त रहते अगर नहीं संभले तो स्थिति और खतरनाक हो सकती है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 खटीमा। उधर सचिवालय में कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें सभी जिलों के डीएम से बातचीत की जा रही है। राज्य के कोरोना के हालात की समीक्षा भी की जा रही है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, जैसे हमने सुबह भी जिक्र किया, एक कंफ्यूजन नजर आ रहा है, आपकी अपनी तैयारियां और लोग भगवान भरोसे। इस मीटिंग में महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहने वाले हैं? जीनत, सबसे अहम बात यही रहने वाली है कि जिस तरह केसेस बढ़े हैं और आपने इस वीकेंड में लॉकडाउन नहीं किया है, तो लॉकडाउन न किए जाने के पीछे की मंशा क्या है? मंशा जो अब तक खबरें सामने आई है, मंशा यह है कि व्यवस्थाएं सही हो और इन व्यवस्थाओं के बीच आम आदमी को दिक्कतें ना हो। लेकिन जो बात आपने कही सुबह भी और अभी भी कि आम लोगों को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, आम लोगों को खुद का बचाव खुद करना होगा। सरकार का यह कहना है कि अस्पतालों की व्यवस्था पूरी है, टेस्टिंग की व्यवस्था पूरी है, आइसोलेशन बेड पूरे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स पूरे हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से महामारी फैल रही है जीनत, इसको रोकना फिलहाल सरकारी सिस्टम के हाथ में इस तरीके
तरीके से है नहीं। इसलिए अगर आम नागरिक को अपनी जान की सुरक्षा करनी है तो आपको खुद सतर्कता बरतनी होगी। रही बात बैठक की, तो बैठक में इन मुद्दों पर जरूर चर्चा होगी कि आगे आइसोलेशन बेड्स की हमारी किस तरह व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ रेडी है नहीं है, क्वारंटीन सेंटर्स की क्या हालत है। और जो बात अभी स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कुछ देर पहले कही, उन्होंने कहा कि जो मोर्टेलिटी रेट आया, जो मरने वालों का आंकड़ा है, उसमें बड़ी संख्या बुजुर्ग लोगों की है और बीमार लोगों की है। तो अब बुजुर्ग लोग जो सीनियर सिटीजन है उनका एक सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग कहां कहां हैं, किस संख्या में हैं, वहां पर अस्पतालों में व्यवस्था की जाए ताकि उनको समय पर इलाज मिल सके। जीनत, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका, और उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार एक बैलेंस बनाने की कोशिश करे, क्योंकि कई बार ये जिक्र हो रहा है कि लोगों को रोजगार में दिक्कतें हो रही हैं, तो वहां पर छूट देनी जरूरी हो जाती है। लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वहां पे आपके अस्पताल कितने तैयार हैं, इस तरफ भी काम करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अब सीएम ऑफिस हो वो दलालों से मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास भी और सचिवालय तक सब दलालों से मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति ही रही है और ऑडिट हुआ है, उससे सच्चाई सामने आई है। हालांकि सीएम ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इससे पहले हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और इसे इनडायरेक्टली उनके ऊपर ही वार माना जा रहा है। आज हमारा जो सचिवालय है, आज मुख्यमंत्री का आवास है, आज तमाम जो माफिया लोग रहते थे, जो एक लाइजनिंग अफसर बनकर के लाइजनिंग का काम करते थे या दलाल कहना चाहिए, आज उसे पूरी तरह हमारा जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उसको हमने मुक्त किया है। इसी तरह से जो ये चीजें कब पकड़ में आते हैं, जो ऑडिट होता है और उसमें पारदर्शिता होती है, तो पारदर्शिता के साथ इसलिए हमने कहा कि हर काम का ऑडिट होना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी होना चाहिए, ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे और जो जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जनता जो सरकार को बनाती है, उनका और जनता का विश्वास ये बना रहे। किन किन विभाग सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री दफ्तर के भ्रष्टाचार मुक्त होने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया। इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि सीएम साहब जनता से पूछे क्या है हकीकत। आपको बता दें कि सीएम ने दावा किया था कि उनके कार्यकाल के दौरान दफ्तर जो है, सीएम दफ्तर पूरी तरह से करप्शन फ्री हो गया है। इसी का जवाब देते हुए इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि दफ्तर करप्शन फ्री हुआ है या नहीं, ये जनता से पूछा जाए। और मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान देने के बाद जनता से मूल्यांकन करें ना प्राप्त कि सब कुछ करप्शन फ्री कर दिया, खुशबू बिखेर दी हुई अपने दफ्तर में। करप्शन फ्री वो इसी को मानते हैं कि उनके दफ्तर में नगद पैसे नहीं लिए जा रहे। उधर चावल घोटाला भी चर्चा में है। राज्य में चावल घोटाले पर सियासत गर्मा गई है। 2016-17 में हुए कथित चावल घोटाले पर तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे प्रीतम सिंह का बयान आया। प्रीतम सिंह का कहना है कि अगर कागजों में राशन बांटा गया तो दोषियों पर कार्रवाई कर लीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि घोटाला 600 करोड़ का आप बता रहे थे, वो घटकर 18 करोड़ का कैसे हो गया, इसके लिए भी जवाब दीजिए। यहां तक कि प्रीतम सिंह चैलेंज कर रहे हैं कि उनके पिता से लेकर अब तक की उनकी संपत्ति की जांच करा लीजिए, आप सत्ता में हैं। मैं उस समय खाद्य मंत्री था और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर कागजों में बटा है तो जांच कराओ ना। हमने जांच से रोका क्या? आप जांच कराइए और जो लोग दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कौन रोक रहा है? आज कौन सरकार में है? आज आप बयान देकर के क्या साबित करना चाहते हैं? 600 का घोटाला बताया था ना, अब 18 पे आ गए ना, 18 करोड़ पे। और इससे पहले साल 2016-17 में हुए चावल घोटाले की ऑडिट रिपोर्ट पर सीएम का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार में हुए इस घोटाले में राशन तो कागजों में बटा, जमीन पर नहीं है, और सभी जगह गरीबों को अच्छी क्वालिटी का राशन तो हमारी सरकार दे रही है। जब सरकार बनी थी, सरकार बनने के कुछ महीनों बाद हमने इसको पकड़ा था कि केवल कागज आते हैं, राशन पहुंचता ही नहीं है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो राशन का चावल पहुंच रहा है, जो राशन पहुंच रही है, वो बहुत बेहतर क्वालिटी की पहुंच रही है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की वजह से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ एक अध्ययन किया जो पहाड़ के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। राज्य में मानसून की बारिश हर साल दर्जनों लोगों के लिए काल बनकर आती है।
पहाड़ी जिलों में हर साल भारी बारिश, भूस्खलन से लोगों की अकाल मौत हो जाती है। वहीं वैज्ञानिक भी लगातार हो रही क्षति को लेकर शोध कर रहे हैं। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अध्ययन किया है। उसमें पाया है कि अगर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए तो आपदा के समय होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। हमें जो है जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ताकि एकदम से आपदा जब आते हैं तो वो अपने आप में जो है सक्षम रहें, और उसके बाद जो है फिर गवर्नमेंट जब पहुंचती तो फिर वो विपदाओं में जो है जो उनमें कमी आती है उसको झेलने में सक्षम रहेंगे। अल्मोड़ा जिला प्रशासन का कहना है कि इसे लेकर न्याय पंचायतों में युवाओं को 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन कोरोना की वजह से फिलहाल ट्रेनिंग पर ब्रेक लगा है। ये ट्रेनिंग हम लोगों ने पिछले साल काफ़ी कराई थी, इस साल भी ये ट्रेनिंग जारी है, लेकिन कोरोना काल की वजह से किसी में थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है। तो हमारे हर लगभग न्याय पंचायत में ऐसे युवा मंगल दल ऑलरेडी ट्रेंड हैं। आपदा के बाद राहत बचाव में अगर स्थानीय युवा ही प्रशिक्षित होंगे तो जनहानि कम हो सकती है। वहीं कई बार देखा गया है कि आपदा प्रबंधन की टीम और पुलिस के नहीं पहुंचने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में स्थानीय युवाओं की ट्रेनिंग से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पहाड़ों में जारी बारिश से उफान पर बह रही यमुना नदी से विकास नगर में नदी किनारे बसे गांव में खतरा पैदा हो गया है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि बाड़वाला, रोहड़ा, हरिपुर, भीमावाला और हरिपुर समेत कई गांव खतरे के जद में हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि समय रहते बाढ़ सुरक्षा के काम नहीं हुए, इस वजह से ये हालात हो गए हैं। कृषि की जमीन जो है वो बह गई है, बड़ा नुकसान हुआ है। प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि हमने स्थिति पर नजर बना रखी है और हर तरह से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ बाढ़ चौकियों का जो है उनको एक्टिव किया गया है, जिसमें हमारे राजस्व उप निरीक्षक और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी है 24 आवर्स। अगर कोई भी कोई आपदा की स्थिति बनती है या इन लोगों को शिफ्ट करने का कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए भी पंचायत भवन और विद्यालय चयनित किए गए हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं। उधर टिहरी में बैठकों से नदारद और गैर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को अब चेक पोस्ट पर रात्रि ड्यूटी करनी पड़ेगी। टिहरी डीएम द्वारा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए एक निर्देश जारी किया गया है। डीएम का कहना है कि इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। कर्मचारियों का भी कहना है कि पहले तो वो बैठक से नदारद नहीं होते थे, लेकिन किसी कारणवश कहीं जाना पड़े तो संबंधित अधिकारी को जानकारी दे देते थे। इसमें देखिए हम लोगों ने रिसेंटली भी जन शिकायतों को के निस्तारण को लेकर के बैठक की थी। उसमें एक दो अधिकारी जो थे वो अनुपस्थित थे, तो हम लोगों ने उनको, जो आजकल कोविड की वजह से बैरियर्स पे ड्यूटीज़ हैं, नाइट ड्यूटीज़ भी लोग कर रहे हैं, तो ताकि उनको भी एहसास हो कि बैठक में रहना और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उनको रात्रि ड्यूटी के लिए हम लोगों ने। तो हमारे अधिकारी हैं, पहले वो बैठकों में जाते हैं, अगर वो बैठक में न जा पाए तो उससे संबंधित जो है अधिकारी है, उससे संबंधित जो हमारे विभाग में जो व्यक्ति हैं उनको जो हम जो है सूचित कर देते हैं, जिसके द्वारा जो है कभी कोई कारण बाधित ना हो और जो है टाइम पे जो है समय पर जो है मीटिंग में समय पर जो है वहाँ पे पहुँच सके। उधर हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में अब और ज्यादा जांचें हो सकेंगी। कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में अब नई टेस्टिंग मशीन लग चुकी है, जिसके जरिए रोजाना 1000 सैंपल्स की जांच की जा सकती है। इतनी बड़ी संख्या में जांच करने वाला हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड का पहला संस्थान होगा। अब कॉलेज में RT-PCR टेस्ट के साथ ही एंटीजन और ट्रूनेट टेस्ट भी हो रहे हैं, जिससे कुमाऊं के 6 जिलों के मरीजों को टेस्ट रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। उधर अल्मोड़ा में साल 1872 में जेल का निर्माण किया गया। इसी जेल में जवाहरलाल नेहरू ने कई दिन गुजारे। जेल के नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोलने की योजना बन रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि जेल को किसी अन्य जगह शिफ्ट कर पर्यटकों के लिए खोला जाए। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का कहना है कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमेशा घोषणाएं सिर्फ कागजों पर की है।
हमारी कोशिश ये थी कि नेहरू वार्ड जो वहाँ पे है, जहाँ नेहरू जी लगभग 1 साल वहाँ पे रहे और उन्होंने डिस्कवरी इंडिया के भी कुछ इंच वहाँ पे लिखे थे, तो उसको पर्यटक की दृष्टि से हम लोग उसको सामान्य पर्यटकों के लिए खोल सकें, इसके लिए एक प्रस्ताव गया हुआ है। हमारे द्वारा प्रयास भी किया गया था, लेकिन हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज उन्होंने इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जो बात को लगातार आपके द्वारा, हमारे द्वारा, जनता के द्वारा कहा जा रहा है, और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और इस जेल को कहीं अन्य स्थानांतरित किया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर हैं। कोविड अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया और अब क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी वो करने वाले हैं। लेकिन लड़ाई अभी हमारी समाप्त नहीं हुई है, अभी भी चालू स्थिति में है। हमारे लिए सबसे पहले इसमें गौतम बुद्ध नगर और एनसीआर का जो हमारा रीजन है, यह सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि दिल्ली के कारण व्यापक पैमाने पर यहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिला था, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ के हर जनपद को एक नोडल कानपुर जाएंगे, लेकिन समीक्षा हो रही है। उन्होंने अब जितनी बात जो आपने सुनी बहुत ध्यान से, उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और गौतम बुद्ध नगर का वो जिक्र करते हैं। जैसे हमने शुरुआत में भी आपको बताया था, बहुत ज़्यादा मामले यहाँ से सामने आए थे, खासतौर से कई सोसाइटीज़ को तो काफ़ी वक्त तक सील करके रखा गया था क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो उस लिहाज से प्रॉपर एक हॉस्पिटल जो है कोविड हॉस्पिटल का, जो कि हाईटेक होगा काफ़ी, और न सिर्फ ट्रीटमेंट होगा बल्कि काउंसलिंग भी हो जाएगी अगर किसी को कोई डाउट है तो। 400 बेड का अस्पताल है, शुरुआत में 150 से 200 बेड्स की व्यवस्था की गई है और फिर इसे बढ़ा दिया जाएगा। तो बाकायदा मुख्यमंत्री ने खुद दौरा किया, देखा, तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की और उसके बाद समीक्षा बैठक, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सेक्टर 39 में ये कोविड अस्पताल खोला गया है और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक वो कर भी रहे हैं कि और कैसे हम, क्योंकि ये कहा जा रहा है, आपने देखा होगा कि कोरोना अपने पीक पर अभी नहीं आया है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशली सितंबर का जिक्र हो रहा है। पहले हम देख रहे थे 10,000, 15,000, 20,000, फिर 25,000, फिर आपने देखा कि 50,000 मामले आने शुरू होते हैं और अब आंकड़ा 60,000 को पार कर गया है। रोजाना इतने मामले सामने आ रहे हैं देश में। उस लिहाज से 20 लाख का जो फिगर है वो क्रॉस कर चुके हैं। एक्टिव केसेस 6 से 7 लाख के बीच में हैं और इस लिहाज से कम यूपी, क्योंकि बड़ा राज्य है, यहाँ से भी मामले जो है जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं उसे कंट्रोल किया जा सके। कोशिश यही है समीक्षा बैठक, और स्पेशली जो एनसीआर का एरिया है, ये जो पूरा रीजन है, इसका खास तौर से यहाँ पर मामले बहुत बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली की क्या स्थिति थी और दिल्ली से लोग अप डाउन करते हैं बहुत ज़्यादा नोएडा में जॉब्स के पर्पज से, या फिर उधर गुड़गांव का जब हम जिक्र करते हैं तो स्टेट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन, और क्योंकि फिर एक जगह से दूसरी जगह जब लोग आते जाते हैं तो भी क्योंकि ये बीमारी फैलती है, हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो उस लिहाज से पूरी कोशिश, मॉनिटरिंग और कुल मिलाकर कैसे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिससे कि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके, जो चेन है वो टूटे, और हम क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं नंबर, तो वो जो एक प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाए और आंकड़े घटने शुरू हो जाएं। तो कोशिश यही है कि स्पेशली जब हम गौतम बुद्ध नगर का जिक्र करते हैं या आसपास का जिक्र करते हैं, आपने देखा, और स्पेशली मेरठ, ये पश्चिमी यूपी में बहुत ज़्यादा मामले रहे। लापरवाही दिल्ली और जब हरियाणा में होती है तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो वो स्पेशली कहते नज़र आते हैं। इसके बाद सहारनपुर भी आज जाने का प्रोग्राम है, उधर भी कई महत्वपूर्ण जो है मीटिंग्स। तो समीक्षा बैठक की तस्वीरें हम आपको जो है लाइव दिखा रहे हैं, और जब उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन और मुआयना किया था वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो काफ़ी एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कम से कम कोरोना को उत्तर प्रदेश में तो नहीं बढ़ने देना, यही एक कोशिश हो रही है। ट्रूनेट मशीनें मंगाई गई प्रदेश में स्पेशली ताकि कंट्रोल किया जा सके कोरोना को, जल्द से जल्द ज़्यादा टेस्टिंग, ज़्यादा मामले, ज़्यादा स्टेप्स उठाए जाएं। तो कुछ इसी दिशा में जो है प्रदेश सरकार बढ़ती हुई कि ज़्यादा टेस्टिंग होगी तो हम जल्दी काबू पा सकेंगे। तो समीक्षा बैठक की तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें वो कहते भी नजर आए कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी हमें मिलजुल कर अभी इसमें और लड़ना है, और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रोजगार भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसको भी बैलेंस बनाना है। लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने शुरू हुए हैं अपने रोजी रोटी के लिए, तो उस लिहाज से खतरा भी बढ़ जाता है, तो वहाँ पे कैसे बैलेंस बनाना है। तो अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक जो है हो रही है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पताल का उद्घाटन भी किया। सेक्टर 39 में 400 बेड का ये अस्पताल शुरुआत में 150 से 200 बेड जो हैं वो सेवा देंगे और उसके बाद इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। टेस्ट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, समीक्षा बैठक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया मुख्यमंत्री ने? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश भर के अंदर पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते मुख्यमंत्री की चिंता भी बढ़ गई है और खुद उन्होंने ये फैसला लिया कि अब उन्होंने लखनऊ से बाहर निकलकर जमीन पर जाकर उन्होंने हकीकत को जानना है। उसके चलते लगातार मुख्यमंत्री अब दौरे कर रहे हैं। कल बरेली गए, आज अभी नोएडा में समीक्षा बैठक चल रही है, इसके बाद सहारनपुर जाएंगे। तो वो यहाँ आके लगातार अधिकारियों के साथ बारीकी से पूरी जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं अधिकारियों के द्वारा की गई हैं कोरोना को लेकर, उसका जायजा ले रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि जो सरकार ने जितनी भी सुविधाएं, जो एहतियात बरतने की बात की है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, कितना आपने अचीव कर लिया है टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर, क्योंकि एंटीजन टेस्टिंग नोएडा में पिछले तकरीबन 1 महीने से चल रही है। तो टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं, तो उसको लेके पूरा जायजा मुख्यमंत्री खुद जमीन पर जाकर ले रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा मामला है कोरोना का, वो लगातार संक्रमण का फैलाव बढ़ता जा रहा है पूरे देश भर के अंदर की अगर बात करें तो आज ही 62,000 तकरीबन फिर से टोटल मामले आए हैं। तो ये एक चिंता, तो बिल्कुल कोशिश हो रही है कि इस चेन को तोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। खुद मुआयना किया और उसके बाद बैठक भी वो कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।